नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आजकल पूरे देश में बिहार में हुई कास्ट सेंसस की चर्चा हो रही है और इसे लेकर कांग्रेस ने एक नारा दिया है कि जितनी आबादी उतना हक, यानी जिस जाति की जनसंख्या आबादी जितनी ज्यादा होगी उसे मिलने वाला हक और आरक्षण उतना ही ज्यादा होना चाहिए, यानी सब कुछ संख्या बल पर आधारित होना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एक ऐसा जवाब दिया है जिससे विपक्ष अपने ही जाल में फंस जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि जितनी आबादी उतने हक के सिद्धांत के हिसाब से अगर चलें तो क्या पूरे देश में हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए आगे आ जाना चाहिए। इसलिए जाति के आधार पर चल रही इस राजनीति का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज आपके लिए यह है कि बीजेपी की कोशिश है कि वो हजारों लाखों जातियों में बटे देश के 80% हिंदू वोटों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करें, और विपक्ष यह चाहता है कि 80% हिंदू जातियों के नाम पर छोटे छोटे वोट बैंक्स में बट जाएं, और यही है ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद हम आपको बिहार के लोगों से आई वो शिकायतें दिखाएंगे जिसमें लोग ये कहते हुए जातीय जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके घर या उनके परिवार में इस तरह की गिनती के लिए कोई आया ही नहीं, तो फिर यह डेटा किस आधार पर तैयार हुआ है। कल रात ब्लैक एंड व्हाइट में हमारी रिपोर्ट देखने के बाद अब बिहार के मुसलमानों ने यह सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है कि 3% कुर्मी आबादी के नेता नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 14% यादव आबादी के नेता तेजस्वी यादव अगर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर 18% आबादी के साथ मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। और आखिर में आपकी उड़ती नींद का विश्लेषण करेंगे। भारत में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो अब चैन की नींद से दूर होते जा रहे हैं। शायद आप भी उनमें से एक होंगे। लोगों के जीवन में अब नींद की इतनी कमी हो गई है कि चैन की नींद अब बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बिक रही है और दुनिया भर के लोग पैसा देकर ये चैन की गहरी नींद खरीद रहे हैं। आज हम आपको नींद के इसी बाजार में लेकर चलेंगे जिससे पता चलेगा कि आप 8 घंटे की गहरी नींद के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर आज 2 बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि अगर कांग्रेस आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक देने की बात कर रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो देश में हिंदुओं की ही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने यह कही कि विपक्षी दल जातियों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत में सबसे बड़ी जाति का नाम है गरीबी। और यह वो बात है जो हमने भी कल रात ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे कही थी। हमने आपसे कहा था कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। सबसे बड़ी जाति है गरीब। देश का 90% जो लोग हैं वो तो इसी जाति के हैं जिसका नाम है गरीबी। और इसमें भी गरीबों को एक जाति मानकर ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यानी अब जन्म के नाम पर किस परिवार में आपने जन्म लिया है, किस जाति में आपने जन्म लिया है, इसके आधार पर आरक्षण छोड़कर इस बात पर आरक्षण होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति आज क्या है। और अब यही बात आज छत्तीसगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक
माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। तो देश के संसाधनों पर किसका पहला हक होना चाहिए? उन लोगों का पहला हक होना चाहिए जिनकी संख्या ज्यादा है, उन लोगों का पहला हक होना चाहिए जिनकी संख्या कम है, क्योंकि पहले तो यह कहा जाता था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका पहला हक है। अब अगर संख्या के हिसाब से जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा कह रहे हैं, अब बहुत सारे जो हिंदू नेता हैं वो आ जाएंगे और कहेंगे कि संख्या में तो हम ही ज्यादा हैं, तो पहला हक हमारा होना चाहिए। आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 17 वर्ष पुराना वो बयान भी आपके लिए निकाल लिया है, जिसमें वर्ष 2006 में उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर लोगों का हक उनकी आबादी के हिसाब से तय होना चाहिए। जितनी ज्यादा आबादी उतना ज्यादा हक। लेकिन 17 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आज आप सबको बहुत ध्यान से यह भी सुनना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा बाकी सभी मुद्दों में शायद सबसे ऊपर होगा। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर आज कुछ आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए। देखिए, इस समय भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की आबादी 15% है, जिसमें विपक्षी दल 15% मुस्लिम वोटों को तो एकजुट रखना चाहते हैं। तो यह देखिए, यह भारत की राजनीति का एक पाई चार्ट है जो आज आप देख सकते हैं। ये जो मुस्लिम आबादी है 15%, विपक्ष जानता है ये कहीं नहीं जाएगी, ये बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है, ये तो अलग हो गई, ये सुरक्षित जो क्षेत्र है विपक्ष का वो ये है। विपक्ष को लगता है ये 15% तो उन्हें मिल ही जाएंगे। अब देखिए, अन्य है 5% जो अन्य धर्म के लोग हुए, और ये जो बाकी का जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ऊपर तक, ये 80% ये है हिंदू आबादी। अब देखिए, बीजेपी की जो नजर है वो इसी हिंदू आबादी पर है और विपक्ष की नजर भी इसी हिंदू आबादी पर है जो है 80%। अब उनकी कोशिश यह है विपक्ष की कि किसी तरह से हिंदू पर 80% जो है वोटों को अलग अलग जातियों में बांटकर उनका ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि हिंदू वोट अगर जातियों में इस तरह से बंट जाते हैं तो इससे विपक्षी दलों को ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान हो सकता है। देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बीजेपी चाहती है
बीजेपी ये चाहती है कि ये जो पूरा 80% है जो पहले बटा हुआ था ये एक हो जाए। मैं वापस आपको पुराना एक पाई चार्ट दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पुराना पाई चार्ट देखिए आप, ये देखिए, ये विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ये चाहता है, क्या चाहता है विपक्ष? ये जो 80% हिंदू हैं ये छोटी 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 जातियों में बट जाएं, ये हजारों लाखों जातियों में बट जाएं। ये छोटी छोटी जातियां एक वोट बैंक बनेंगी। देखिए ये छोटे छोटे वोट बैंक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। विपक्ष चाहता है ये 80% हिंदू आबादी ऐसे छोटे छोटे वोट बैंक्स में बट जाए। और ये बटेंगे कब? जब इन्हें पता होगा कि इनकी जाति की संख्या क्या है और संख्या बल के आधार पर ये लोग अपनी मांग उठाना शुरू करेंगे, अपना हक मांगना शुरू करेंगे। और फिर विपक्ष इनसे यह कहेगा कि अगर हम आ गए सत्ता में तो हम आपको इस आपकी संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे। अगर यह संख्या ज्यादा है तो इसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा, इसका हक ज्यादा है। और अगर ये जो जाति है ये छोटी है, इसकी संख्या कम है, तो इसे कम हक मिलेगा और इसको आरक्षण भी कम मिलेगा। यह फॉर्मूला विपक्ष बेच रहा है। अब देखिए आगे बीजेपी क्या चाहती है। अब अगला पाई चार्ट देखिए। बीजेपी यह चाहती है कि जो 80% वोट बैंक बटा हुआ था थोड़ी देर पहले, ये एक हो जाए। सारे जो 80% हिंदू हैं वो जातियों से ऊपर उठकर अपने आप को सिर्फ एक हिंदू वोट बैंक माने। तो ये 80% हिंदू पूरी तरह से कंसोलिडेट यानी एकजुट हो जाएं और बीजेपी इसी दिशा में अभी प्रयास कर रही है। तो ये दो जो पाई चार्ट हैं ये आपके सामने हैं, एक विपक्ष का और एक बीजेपी का। देखिए ये विपक्ष का है जिसमें विपक्ष ये चाहता है कि ये 80% जो है ये बट जाए छोटे छोटे हिस्सों में, और बीजेपी जो है वो ये चाहती है कि तस्वीर आपको ऐसी नजर आए, तस्वीर में सिर्फ 3 रंग आपको नजर आए और ये जो 80% का रंग है ये पूरा एक हो जाए। इधर एक ये रंग है, ये मुस्लिम वोट बैंक है, और ये अन्य दलों का, अन्य धर्मों का वोट बैंक है। तो इन दोनों स्थितियों से आप ये समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों की रणनीति क्या है और बीजेपी की रणनीति क्या है। हमें सूत्रों से पता चला कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल 80% हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने भी हिंदू वोटों को अब एकजुट रखने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट रखने का प्रयास करेगी। और इसी कड़ी में पार्टी जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। अब यह जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या है? वर्ष 2017 में यह कमीशन मोदी सरकार ने इसलिए बनाया ताकि ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो अभी 27% आरक्षण मिल रहा है उसमें ओबीसी की उपजातियां बनाकर इस कोटे को उनमें बांटा जा सके। यानी ओबीसी समुदाय में भी जो प्रभावशाली जातियां हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले और उनके लिए 27% में से कुछ कोटा अलग से निर्धारित कर दिया जाए और ओबीसी समुदाय में जो सबसे कमजोर जातियां हैं उनके लिए इसी कोटे में अलग से एक और कोटा निर्धारित कर दिया जाए, यानी कोटे में से कोटा। यह बहुत ही क्रांतिकारी रिपोर्ट है जिससे सही मायनों में ओबीसी समुदाय की गरीबी और कमजोर जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है और इसमें ओबीसी के जो गरीब लोग हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा और ओबीसी के अंदर जो सबसे कमजोर जातियां हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। और यह रिपोर्ट बीजेपी को हिंदुओं के वोट एकजुट रखने में भी मदद कर सकती है, इसलिए बीजेपी ने इस रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाने का अब फैसला किया है। तो ये आप याद कर लीजिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये आने वाले महीनों में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। फिलहाल जातिगत जनगणना पर किस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, अब आप वो सुनिए। कमजोर वर्ग के लोग, नुनिया समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, सब लोग का यही कहना था कि उनके टोला में, मोहल्ला में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं और उसके आधार पे सब लोगों के मन में इस बात की आशंका है कि उनकी संख्या को जानबूझकर कम रखने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। वो इस तरह के कामों पे प्रति उनका विश्वास नहीं, उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। और बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास पर 2005 से आज तक चलती रही और इसी का परिणाम है। अपना दल ने हमेशा
जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की लोकतंत्र को लूट तंत्र मचा दिया, हमने लोकतंत्र को लूट तंत्र नहीं बनाया, इन्होंने प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र बना दिया। ये नित नए नारे लाते हैं और प्रजातंत्र को एक प्रचार तंत्र के रूप में परिवर्तित करने का इन्होंने काम किया है। अब देखिए, बिहार की सरकार जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक बताते हुए यह कह रही है कि इस रिपोर्ट से राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा और उनका कल्याण होगा। लेकिन आज हम यहां एक बड़ा सवाल यह पूछना चाहते हैं कि बिहार में पिछले 33 वर्षों में पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है जानते हैं? बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या उस राज्य में सामाजिक न्याय होता है? क्या उस राज्य में बेहतर विकास होता है? क्या वो उस राज्य में रहने वाले लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है बजाय ऐसे राज्यों के जहां पर ऊंची जाति के नेता सरकार चला रहे हैं? तो बिहार में अब भी पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का कल्याण आज तक क्यों नहीं हुआ है? आज बड़ा सवाल यह है। बिहार में अगड़ी जाति के आखिरी मुख्यमंत्री जो थे वो थे जगन्नाथ मिश्रा, जिन्होंने वर्ष 1989 से 1990 तक बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाई थी। ये उच्च जाति के थे, जगन्नाथ मिश्रा इनका नाम है। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार, लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी एक के बाद एक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और ये सभी नेता पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। तो 1990 के बाद से अब सोच लीजिए 2023 आ गया, यानी लगभग 33 साल से बिहार में पिछड़ी जाति के नेता मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछड़ी जाति की जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को बताती हैं हम पिछड़ी जातियों की पार्टियां हैं, वो सरकार चला रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 3 दशक तक ये लोग सत्ता में रहे, आज भी जो ओबीसी हैं और जो दूसरा पिछड़ा वर्ग है, आज भी उनकी गरीबी दूर कैसे नहीं हुई? अगर इसी से गरीबी दूर होती है, इसी से बिहार में विकास होता कि अगर आप पिछड़ी जाति के किसी मुख्यमंत्री को अगर सरकार में बैठाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो बिहार में ये क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार कुर्मी है और कुर्मी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। दलित समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को छोड़कर पिछले 33 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से ही हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है। तो अगर पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते थे तो उन्होंने यहां क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने यह चमत्कार क्यों नहीं किया? वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुए झारखंड की स्थिति आज बिहार से बेटर है, बिहार से अच्छी है। लेकिन जिस बिहार में पिछले 33 वर्षों से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं, वही नेता आज ये कह रहे हैं कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का कल्याण करना बड़ा जरूरी है। तो भाई 33 साल से आपने ये कल्याण क्यों नहीं किया? आपको किसने रोक कर रखा था पिछले 33 साल में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का कल्याण करने से? और ये कल्याण करने का जो नया जोश है ये अभी क्यों आया है? और क्या इस कल्याण करने के जोश के पीछे आप इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे? उसके बिना नहीं हो सकता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग की जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में सिर्फ 2.87% है, यानी 3% से भी कम आबादी है कुर्मी जाति की, जिस जाति के नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं। लालू यादव जिस यादव समाज से आते हैं उस यादव समाज की आबादी 14.2% है, जबकि मुसलमानों की बिहार में आबादी है 17.7%। कुर्मियों से भी ज्यादा है और यादवों से भी ज्यादा है। यादव और कुर्मी दोनों को भी मिला लोगे उससे भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। लेकिन आबादी में ज्यादा होते हुए भी मुसलमानों को बिहार की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मुसलमानों के जो विधायक हैं वो आज यादव विधायकों के मुकाबले लगभग 1/3 है। और यह बात हमने कल भी कही थी, जिसके लिए बिहार के मुसलमानों ने अब हमें धन्यवाद भी दिया है और सरकार से यह सवाल किया है कि जब 3% की आबादी वाले कुर्मी जाति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 14% वाली यादव जाति से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर
18% की आबादी वाले मुसलमानों से बिहार में कोई उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। ये मुस्लिम बहुल इलाका और यहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कल सर जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है और सरकार जैसा कहती थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कैसे देखते हैं? 17% हैं आप लोग। जैसा बताया जा रहा है कि हिस्सेदारी है, उस हिसाब से तो सीएम का हकदार है हम लोग। यहाँ उप सीएम भी नहीं बनाया जाता है। अब जैसे कि 2% कुर्मी है, नीतीश बाबू 8 बार सीएम बन गए। सरकार जब खुद कह रही है जो जितना परसेंट में है, जिसके हालात फिर अच्छे होंगे, जैसे होंगे बुरे होंगे तो उसको बेहतर से देखा जाएगा। आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए यूज किया गया है। जरूरत पड़ी तो कभी नीतीश कुमार यूज करते हैं, कभी लालू यादव यूज करते हैं, तेजस्वी यूज कर रहा है। आज हमारा हिस्सेदारी अब 17% है, तो हर चीज में हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। हमारा एमएलए नहीं है, हमारा एमपी नहीं है, और शिक्षा में हमारी हालात देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुरा है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ सीट खाली है और जो परसेंटेज जहाँ पर जितना लेना है सरकार को, वो कोटा को पूरा करे और सरकार उसको भर्ती करे, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है। दलित से भी बदतर हो रही है हालत। जाति गणना को करके ये लोगों को दिखाया है कि तुम कितने परसेंट हो, तो हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं, तो इसलिए हमको भागीदारी मिलना चाहिए। और वो मुस्लिम की आबादी के हिसाब से एमएलए, एमपी, मुखिया, पंचायत, एमएलसी जितने भी सीट है उस पे हक मिलना चाहिए मुस्लिम को। तो देखिए, विश्लेषण हमने कल आपको दिखाया था और उसका कितना असर हुआ कि आज बिहार के मुसलमान अपने हक की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से ही अगर भागीदारी करनी है, आबादी के हिसाब से भागीदारी अगर होनी है तो फिर सबसे ज्यादा भागीदारी तो हमारी होनी चाहिए। और सवाल बिल्कुल सीधा है, 3% से कम कुर्मी जाति के नेता नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 14% की आबादी वाले यादव समुदाय से अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर 18% की आबादी के साथ कोई मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। और बिहार के मुसलमानों में अब ये जागृति इस नई जातिगत जनगणना के बाद आ गई है। अब ये तेजस्वी यादव को देखना है, लालू यादव को देखना है, नीतीश कुमार को देखना है कि वो इस नई मांग के साथ क्या करते हैं। इस मुद्दे पर आज बिहार में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार की इस रिपोर्ट पर कुछ आपत्तियां जताई और कहा कि सरकार ने अब तक इस जनगणना को लेकर जानकारियां सार्वजनिक क्यों नहीं की हैं और सरकार ने आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े भी अब तक जारी क्यों नहीं किए। इस पर बिहार की सरकार ने कहा है कि अभी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सार्वजनिक करने में 1.5 महीने का समय और लगेगा और सरकार बिहार के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पूरा विवरण भी इस रिपोर्ट के जरिए लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। हालांकि अभी इस रिपोर्ट को लेकर बिहार के लोगों में खुद भी बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ये है कि सरकार अब तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई कि ये जनगणना है या फिर ये एक सर्वे है। एक बड़ा मुद्दा है, ये जनगणना है या सर्वे है। सर्वे और जनगणना में मूल अंतर यह है कि सर्वे में सभी लोगों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें कुछ लोगों से बातचीत करके एक डेटा तैयार किया जाता है। इसमें सैंपल साइज की मदद ली जाती है। एक बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व एक छोटा सैंपल साइज करता है, जबकि जनगणना में सरकार हर व्यक्ति तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचने की कोशिश करती है। और यहां समस्या यह है कि बिहार की सरकार इसे जातिगत जनगणना कह रही है, जिसका मतलब यह है कि सरकार ने राज्य में सभी लोगों से उनके घर जाकर उनसे मिलकर उनकी जातियों का डेटा इकट्ठा किया होगा और फिर यह रिपोर्ट तैयार की होगी। और बिहार में सरकार की तरफ से कई नेता भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन बिहार में लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है और इनका कहना है कि उनके घर पर जब जनगणना करने के लिए कोई टीम आई ही नहीं, किसी ने उनसे कोई सवाल पूछा ही नहीं, तो फिर सरकार ने यह रिपोर्ट तैयार कैसे की। इसके अलावा बिहार के लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार के जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं उनकी जातियों की गणना कैसे हुई और जनगणना के दौरान लोगों ने जो फॉर्म भरा उसमें अपनी सही जाति ही बताई होगी, इसे सरकार ने कैसे सुनिश्चित किया।
ये सारे सवाल बिहार के लोग आज पूछ रहे हैं और ये शिकायतें सिर्फ एक जिले से नहीं आ रही हैं। आज हमारी टीम पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कई इलाकों में गई, जहां बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस जातिगत जनगणना के लिए उनके घर पर कोई नहीं आया, इसलिए ये रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती। बिहार सरकार का यह कहना है कि इस जातिगत जनगणना को कराने में उसके 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि जब उनके घर पर कोई आया ही नहीं, किसी ने उनसे बात करके डेटा लिया ही नहीं, तो फिर ये 500 करोड़ रुपए किस चीज पर खर्च हुए? हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बिहार के लोग आज क्या कह रहे हैं ये हम जरूर पूरे देश को दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। हमारे घर पर कोई आज तक जातीय जनगणना करने के लिए कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है और यह हमें पता कैसे चलेगा कि जातीय जनगणना जो हुआ वह सही है। पता नहीं, हम लोगों को तो पता है नहीं कि कैसे जारी किया, हमारे यहाँ आना चाहिए था और कर रहा है, तो अभी तक इधर हम लोग के पास नहीं पहुँचा है। अभी तक तो कोई नहीं आया। जातीय जनगणना को बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया हो रही है, देख रहे हैं, अन्य वन्य तो घूम के कर रहा है, मगर अभी मेरे गली में तो नहीं आया। जाति जनगणना करने के लिए आया, हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं, हम तो घर पर ही रहते हैं। तो ये जातीय जनगणना कैसे फिर जारी कर? ये लगता है कि जैसे पहले के लोग नहीं एक टैबलेट लेते थे और आधार कार्ड लोग बना देते थे, इसी तरह आए पूछे किसी के फोन के माध्यम से या ऐसी अनुमान लगा दिए कि इस घर में 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 1 आदमी है, 2 आदमी है, और ऐसे लिख पढ़ के दे दिया। तो बिल्कुल सरासर झूठ काम किया है। मेरे घर पर वैसा कोई भी व्यक्ति जनगणना के लिए नहीं आए थे और ये जो भी जनगणना हुआ है ये एक कमरा में ऑफिस में बैठ करके किया गया है। अच्छा यार, जातीय गणना वाला आपसे आगे पूछा था? नहीं आया था। नहीं आया था? नहीं, कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने आता, कोई भी आए हुए नहीं, क्या कैसे बता देंगे सर, बताइए। जातिगत वाला आया था, कोई पूछने आया था किस जाति से? नहीं आया था सर। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। तो जातिगत जनगणना वाला पूछने आया था यहाँ पर कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था। किस जाति से कोई आगे पूछा? कोई जात नहीं यहाँ पर आया पूछने पाछने, हम सब मांग चांग के खाते हैं। जातिगत गणना वाला पूछने आया था? अभी तो नया है सर। नया? इस पूरे कॉलोनी में लगभग 30% घर अभी भी आप सर्वे करेंगे तो आपको छूटा हुआ मिलेगा, जहां जैसा कि मेरे घर में भी नहीं आया था। आप लोग का इलाका में हुआ है जनगणना? नहीं, हमारे यहाँ तो आया ही नहीं है। क्या नहीं? हमारे यहाँ तो जातीय जनगणना करने वाला कोई एक शख्सियत भी पूछने के लिए नहीं आया, यानी हमारे क्षेत्र में भी नहीं आया है। उनको यह नहीं आया है, नहीं इसकी कोई जानकारी है। हाँ, ये हुआ कि जानकारी पूरे बिहार का हुआ है, ये जानकारी है, लेकिन मेरा क्या है, मेरे यहाँ का क्या हुआ, क्या वो उसके विषय में कोई जानकारी नहीं। तो हमारे रिपोर्टर्स बिहार के अलग अलग शहरों में गए, लोगों से पूछा और बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर तो कोई आया ही नहीं, हमारे परिवार से तो कोई मिला ही नहीं, हमसे किसी ने कोई जानकारी मांगी नहीं। तो ये सारी जो जानकारी है, ये जो जनगणना है, ये किस आधार पर की गई है, लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि बिहार सरकार को इस पूरी जातिगत जनगणना आप कह लीजिए, या अगर वो इसे सर्वे कहते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस क्या था, इसकी प्रक्रिया क्या थी, ये बिहार सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। बिहार सरकार में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी जातिगत जनगणना के आरोपों को भ्रामक और गलत बताया है और कहा है कि सरकार ने बिना गिनती किए ही ये अंदाजे के हिसाब से एक रिपोर्ट बना दी है। ट्रांसजेंडर के बारे में या तो जानकारी नहीं रखते हैं या उनके साथ में आप अन्याय करना चाहते हैं, तो आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या 825 है, जबकि 2011 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था और उस समय 42,000 की संख्या, यहाँ एक 41,000 पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हुआ था। और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट हो गया, और ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर आपको संख्या नहीं नजर आती है तो आप अपने पटना जंक्शन पे निकल करके घूम लीजिए, ट्रेनों में घूम लीजिए, आप पटना में ही 3000 से ज्यादा की संख्या में लोगों को देख सकते हैं। बिहार में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके घर पर भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई टीम नहीं आई, इसलिए उन्हें इन आंकड़ों पर पूरा शक है। अभी तो रिपोर्ट आया ही नहीं है, ये तो एक पन्ने का रिपोर्ट आया है।
उस पर क्या बयान दूं? अभी तो जातीय आंकड़े दिए गए। नीतीश कुमार जी की सरकार को जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया, इसके मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से विकास हुआ है पिछले 30-32 वर्षों में, इसको बताना चाहिए। पता नहीं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, लेकिन ये सच है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और बीमारू राज्य है और आज भी लगभग 38% लोग बिहार में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले चुनाव में और हमने आपके सामने विपक्ष का पक्ष भी रखा, उनकी रणनीति क्या है, और हमने आपके सामने बीजेपी का पक्ष भी रखा कि उनकी अब इस मामले पर क्या रणनीति हो सकती है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब इस तरह के सर्वे होते हैं या इस तरह की कोई इतनी बड़ी जो कवायद होती है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और बिहार की सरकार को ये जो सारी गलतफहमियां हो रही हैं, इसके बारे में अच्छे से या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री सामने आए और बताएं कि इस जनगणना के पीछे उन्होंने कौन सा प्रोसेस अपनाया है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, कितने लोगों से वो मिले हैं, ताकि जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, इनके बारे में सही से जानकारी लोगों तक पहुंचे। हम आपकी उड़ती नींद का विश्लेषण करेंगे। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो अब चैन की नींद से दूर होते जा रहे हैं। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जो इस समय हमें देख रहे हैं, जिन्हें चैन की नींद, गहरी नींद आनी अब बंद हो गई होगी। लोगों के जीवन में अब नींद की इतनी कमी हो गई है कि चैन की नींद बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बिक रही है और दुनिया भर के लोग अब पैसा देकर नींद खरीद रहे हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक इस समय दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, यानी उन्हें नींद नहीं आती। और यह समस्या कोविड के बाद से और ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के बाद अब दुनिया के हर 3 में से 1 व्यक्ति को पहले की तुलना में कम नींद आती है और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मुश्किल से 7 घंटे की नींद भी ले नहीं पाते, 7 घंटे से कम सो रहे हैं। भारत में 16 से 30 वर्ष के 31.6% युवाओं को पर्याप्त नींद नहीं आती, जबकि 31 साल से 50 साल के लगभग 48% लोग मुश्किल से 7 घंटे भी सो नहीं पा रहे। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां लोग नींद से वंचित हो रहे हैं और अंग्रेजी में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं, जहां के लोग नींद से वंचित हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रतिदिन औसतन 6 घंटे 41 मिनट, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, भारत में 7 घंटा 1 मिनट, अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट और फ्रांस में लोग प्रतिदिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट की नींद लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इस स्टडी में यह भी बताया गया कि भारत में लोगों का स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से खराब हो चुका है। भारत के 57% लोगों ने यह माना कि वो अब रात को 11 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं सोते और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 11 बजे के भी बाद बहुत देर में सोते हैं। 88% लोगों ने यह कहा कि वो सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं और काफी देर तक अपने फोन पर वो रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। आपको याद होगा एक जमाने में हमारे देश के लोग अपनी दादी या नानी से कहानियां सुनकर सोते थे। जब बचपन में हम बच्चे थे तो दादी से कहानियां सुनते सुनते सो जाया करते थे। नानी से या घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सोने से पहले बच्चों को कहानियां सुनाते थे। बच्चे अपनी दादी के पास जाया करते थे, नानी के पास जाते थे और कहते थे मुझे कहानी सुनाओ। फिर दादी कहानी सुनाती थी और बच्चा कब कहानी सुनते सुनते सो जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब दादी और नानी की वो कहानियां समाप्त हो चुकी है। अब लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं। अब दादी से स्टोरीज नहीं सुनते, अब इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं। और पहले जब लोग सोते थे तो उनके शरीर को आराम मिलता था। अब जब लोग सोते हैं तो उनके शरीर से ज्यादा उनके मोबाइल फोन को आराम मिलता है। कम नींद और अनिद्रा के मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी वजह से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और मोटापा भी हो सकता है और हो रहा है।
आपको लगता होगा कि ये जो नींद है ये तो मुफ्त की चीज है, जितना कम सोओगे इतना उतना अच्छा है। लेकिन कम नींद से ये सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए नींद को गंभीरता से लीजिए। लंदन के एक बड़े कॉलेज में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं वो जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, यानी कम सोने वाले लोग ज्यादा खाते हैं। और यह भी एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स के स्तर में असामान्य वृद्धि और गिरावट होने से ऐसे लोग सामान्य लोगों की तुलना में 400 किलो कैलोरीज तक हर दिन ज्यादा खाना खाते हैं और इससे उन्हें मोटापे की शिकायत होती है, वजन बढ़ने लगता है और मोटापे से फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। आज के दौर में पर्याप्त और गहरी नींद लेना इतना मुश्किल हो गया है कि नींद अब एक बड़े उद्योग में बदल गई है। नींद अब बाजार में बिकती है और पर्याप्त नींद के लिए लोग अब पैसा खर्च कर रहे हैं और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। जापान में अनिद्रा की शिकायत अब एक बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है और वहां अब हर शहर में इस तरह के स्लीपिंग कैफे बन चुके हैं जहां लोग अपने काम से कुछ वक्त निकालकर सोने के लिए चले जाते हैं और आधे घंटे की नींद के लिए कम से कम भारतीय रुपए में वहां 500 रुपए खर्च करते हैं। इसके दो पहलू हैं, एक जिन्हें नींद नहीं आ रही है वो चले जाते हैं, दूसरा जापान में लोग ऐसे भी हैं जिनसे इतनी ज्यादा मेहनत कराई जाती है और वो रात में सो नहीं पाते। दिन में उन्हें काम के बाद नींद आती है, थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो घर जाने से पहले भी थोड़ी देर के लिए कहीं सोना चाहते हैं। ऐसे लोग भी इन स्लीपिंग कैफेज में जा रहे हैं। हमारे देश में हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे स्लीपिंग कैफेज देखने को मिले, लेकिन जापान में अब 1000 रुपए प्रति घंटा के आसपास देकर आप इस तरह के स्लीपिंग कैफेज में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में हर देश में हर तरह के जो लोग हैं उनकी कैसी भी दिनचर्या हो, उनकी कैसी भी स्थिति हो, बहुत सारे लोग थक ज्यादा जाते हैं और उन्हें आधे घंटे की नींद की जरूरत होती है, तो उन्होंने ये नया एक सॉल्यूशन उसका निकाल लिया। लेकिन नींद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, चाहे वो भारत हो या वो जापान हो। जो नींद प्रकृति से इंसानों को एक उपहार में मिली, उसी नींद के लिए अब इंसान हजारों लाखों करोड़ रुपए इस दुनिया में खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2019 में पूरी दुनिया की स्लीप इंडस्ट्री लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की थी। सोचिए, सिर्फ सोने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए दुनिया के लोग खर्च कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री 35 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की स्लीप इंडस्ट्री फिलहाल 25,000 करोड़ रुपए की हो गई है और भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की मेलेटोनिन की गोलियां खा रहे हैं, जिससे नींद आने में मदद मिलती है। और अब नींद को असल में बाकायदा बाजार में बिकने वाला एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। भारत में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, दुनिया भर में भी हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन स्लीपिंग थेरेपीज और पॉडकास्ट के जरिए लोगों की पर्याप्त नींद लेने में मदद करते हैं। और इन ऐप्स की सालाना जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 700 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक होती है। और ये ऐप्स भी आपके साथ क्या करते हैं, ये आपको या तो कोई इस तरह का संगीत सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको नींद आ जाती है, या फिर बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको, जैसे आपकी दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी, उन ऐप्स में भी वैसे ही कहानियां वो सुनाते हैं और आप कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन आपको वो कहानी सुनने के लिए अब अपने परिवार का कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि मोबाइल फोन का ये ऐप चाहिए। तो ये सब कुछ लोग अच्छी नींद लेने के लिए इस समय कर रहे हैं। जिन्हें इससे भी नींद नहीं आती वो नींद की गोली खा लेते हैं और नींद की गोली भी अब बड़ी संख्या में हमारे देश में बिक रही है। इसके अलावा अच्छी नींद लेने के लिए जो गद्दे होते हैं या मैट्रेस जो है, उनका भी एक बहुत बड़ा बाजार है। और ये जो कंपनियां हैं, जो लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, ऐसे लोग अब कुछ कंपनियों की मदद से अपने लिए ऐसे मैट्रेस तैयार करवा रहे हैं जो उनके शरीर के हिसाब से हों और जो पर्याप्त नींद लेने में उनके लिए मददगार साबित हो। और मैट्रेस का यह मार्केट भी भारत में 2000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और स्थिति यह है कि आज जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको नींद खरीदने के लिए भी आज बाजार में जाना होता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि जब आप अपने घर में एक मैट्रेस खरीदने के लिए निकलते हैं बाहर बाजार में, तो आप सोचते हैं मैं तो एक मैट्रेस खरीदने जा रहा हूं, लेकिन वो मैट्रेस आपको यह कह के बेचा जाता है कि इस मैट्रेस पर लेटने से आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, यह आपके लिए जरूरी है। जब आप बाजार में जाते हैं दवाई की दुकान पर और आप सोने के लिए कोई नींद की गोली लेते हैं, वो भी आप एक तरीके से नींद को खरीद कर ला रहे हैं अपने घर में। इसी प्रकार से जब आप कोई ऐप
अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं, वो भी एक तरीके से सोने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं। वहां पर भी आप नींद को खरीद रहे हैं, जबकि नींद आपके लिए मुफ्त में बनाई गई थी। आज हमने वेकफिट कंपनी के फाउंडर अंकित गर्ग से इस बारे में बात की, जिसका वर्ष 2022 और 23 में एनुअल रेवेन्यू 825 करोड़ रुपए था। और इस कंपनी ने 100 दिनों की एक इंटर्नशिप की शुरुआत की थी, जिसमें इस कंपनी ने एक चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दिन 9 घंटे सोने पर वो लोगों को 1 लाख रुपए देंगे। और बहुत सारे लोगों को लगा कि 9 घंटे सोना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब लोग 9 घंटे के लिए सोने के लिए उन्होंने कोशिश की तो ज्यादातर लोग फेल हो गए। तो सोचिए, ये जो कंपनी है इसने लोगों के सामने एक चैलेंज रखा कि आप 9 घंटे गहरी नींद में सोकर दिखाइए और इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन वो लोग सो नहीं पाए। आज हमने नींद नाम के मोबाइल ऐप की फाउंडर सुरभि जैन से भी इस बारे में बात की, और अब इस बातचीत को भी आप देखिए और समझिए कि कैसे नींद अब एक बहुत बड़े उद्योग में बदलती जा रही है। ट्रेडिशनल ये स्लीप इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ट्रेडिशनल रही है। बहुत टाइम तक बहुत पुरानी कंपनीज इस मार्केट को डोमिनेट करती रही हैं। इनफैक्ट यू विल सी दैट एटलीस्ट 100 न्यू स्टार्टअप्स आर देयर इन मैटर्स इंडस्ट्री अलोन। कम से कम 100 स्टार्टअप में हम हर हफ्ते कोई नई कंपनी देखते हैं। सर, इंडिया में आज की डेट में 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तकरीबन। तो मेरा मानना है कि अगले 5 साल में बहुत सारा इनोवेशन इस इंडस्ट्री में आने वाला है और तकरीबन 60% ऑफ द ओवरऑल मार्केट जो कि 25,000 करोड़ का मार्केट होगा आज से 5 साल में। इंडिया में हमारे रिसर्च के हिसाब से 40% से ज्यादा लोग हैं जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है या ब्रोकन स्लीप का प्रॉब्लम है। अगर हम डॉलर वैल्यू डालना चाहें तो 10 बिलियन से ज्यादा डॉलर का मार्केट है ये। अभी हमने जो सोल्यूशन बनाया है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके से बनाया है कि वो काफी रिलेटेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की कहानियां सुन के आप पले बड़े हो, लाइक पंचतंत्र की कहानियां है फॉर एग्जांपल, उस तरह की कहानियां हमने लोगों के लिए प्रेजेंट की है। ये चीज जो स्टोरी टेलिंग है ये लोगों को सोने में हेल्प कर सकती है। और मुझे भी जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर स्टोरी सुनाया करते थे, तो और उसके साथ में हम बच्चे सो जाया करते थे। तो वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था और वहां से नींद की शुरुआत हुई। फास्ट फॉरवर्ड हमने तब से लेके आज तक रफली 2000 स्टोरीज नींद ऐप पे और हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे डाली है और बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों को तुरंत नींद आ जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, युग बदलता है, हमारे तौर तरीके बदलते हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है और रिश्ते हमारे जीवन से बाहर निकल जाते हैं, तब ये होता है। सुरभि जैन जो आपको बता रही हैं वो यही है। हमारे देश में एक के बाद एक न जाने कितनी ऐसी पीढ़ियां हैं जो अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से, घर में बुजुर्गों से कहानी सुनते सुनते सो जाती थी और उन्हें सोने से पहले कहानी सुनने की आदत थी। लेकिन अब ना तो ऐसे बुजुर्ग रहे, ना ऐसे दादा दादी, नाना नानी रहे, और ना ही ऐसे बच्चे रहे जो उनके पास जाएं और उनसे कहानी कहने के लिए उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। और इन कहानियों की जगह अब डिजिटल कहानियों ने ले ली है। इन कहानियों की जगह अब इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज हैं उन्होंने ले ली है। और अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो एप्स हैं, ये हमें कहानी सुनाते हैं और तब जाकर हमें नींद आती है। यानी नींद हमें अब खरीद कर लेनी पड़ रही है। भारत में एक बात कही जाती है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो लोग सोते रहते हैं वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, सोते ही रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद बुरी चीज नहीं है। हमें बचपन से यह भी बताया गया है कि नींद बुरी चीज है, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हमारे समाज में, परिवार में जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें हम बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें हम आलसी मानते हैं। और सफलता को सिर्फ नींद से जोड़कर हमारे समाज ने देखा है। हमारे समाज ने हमें यही समझाया है बचपन से कि जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं और जो लोग ज्यादा सोते रहते हैं वो कभी सफल नहीं होते। लेकिन ये गलत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं जो कम सोते थे और ऐसे भी बहुत सारे सफल लोग हैं जो 9 से 10 घंटे की नींद लेते थे। जैसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 10 घंटे सोते थे। अमेरिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन 8 घंटे सोते थे। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला भी हर दिन 8 से 12 घंटे तक सोते थे। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद तो जरूर लेते थे। और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी हर दिन कम से कम 7 घंटे जरूर सोते थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सफल लोग भी हैं जो हर दिन 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं।
महान आविष्कारक थॉमस एडिसन हर दिन सिर्फ 5 घंटे सोते थे। अमेरिका के मशहूर आविष्कारक निकोला टेस्ला मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सो पाते थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोते थे। और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये दोनों तरह के सफल लोग हैं, इसलिए नींद को सफलता से जोड़कर इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। असल में नींद आपके शरीर पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि आपको जो नींद है वो किसी दूसरे को देखकर आपकी नींद का पैटर्न होगा। हर व्यक्ति की नींद का जो पैटर्न है वो अलग होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जिस तरह से आपका खाने पीने की आदतें अलग होती हैं, वैसे ही सोने की आदतें भी अलग होती हैं। लेकिन आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में 2 चीज बहुत आवश्यक है। आज के जमाने में आपके जीवन में 2 जो सबसे बड़ी कमियां हैं, जो 2 चीज जो आपको छोड़कर जा रही हैं, वो क्या हो सकती हैं? वो है एक गहरी नींद और दूसरी खुशी, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और ये दोनों ही चीजें अब लोग खरीद कर पाना चाहते हैं। नींद रही नहीं, नींद के लिए पैसा दे रहे हैं, और खुशी भी अब नहीं रही। और ये दोनों ही चीजें भगवान ने, प्रकृति ने आपको मुफ्त में दी थी, और इन दोनों ही मुफ्त की चीजों को हमने वाकई मुफ्त की चीज मान लिया और हमें लगा कि इन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मुफ्त की चीज को हमने सबसे सस्ती चीज मान लिया, जबकि ये सबसे महंगी चीज है, सबसे कीमती चीज है। इसलिए आज भी हम आपसे कहेंगे, आपके घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप मोबाइल फोन रखते होंगे, टैब्स रखते होंगे, और भी बहुत सारी चीजें रखते होंगे, लेकिन जो असली प्राकृतिक नींद है और जो असली प्राकृतिक खुशी है, उसे कभी भी अपने जीवन से जाने मत दीजिए। और ये दोनों ही चीज बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें मुफ्त में पा सकते हैं। अब हम आपको अर्जेंटीना लेकर चलेंगे, जहां इनकम टैक्स को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां वोटर्स को मुफ्त में बिजली पानी देने का वादा करके उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अर्जेंटीना में भी चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है, यानी जो फ्रीबीज वाली राजनीति है, ये अर्जेंटीना में भी चली गई है। अर्जेंटीना में इसी महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वहां की सरकार ने देश के फॉर्मल वर्कर्स के लिए इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया है। फॉर्मल वर्कर्स का मतलब है वो तमाम लोग जो अर्जेंटीना में नौकरी करते हैं और अपनी आय पर एक निर्धारित टैक्स सरकार को देते हैं। लेकिन अब इस इनकम टैक्स को अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार ने समाप्त कर दिया है, और इस फैसले से वहां के 13 लाख फॉर्मल वर्कर्स को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार इन्हें खुश करके, इनका टैक्स माफ करके इनके वोट लेना चाहती है। अर्जेंटीना में अब सिर्फ उन्हीं कामगारों को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना होगा, जो हर महीने $5,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,16,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और अर्जेंटीना में इतना कमाने वाले सिर्फ 1% कर्मचारी हैं। इससे आप समझिए कि अर्जेंटीना की सरकार के इस फैसले से करीब 99% वर्कर्स को इनकम टैक्स के बोझ से मुक्ति मिल गई। हालांकि अर्जेंटीना अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने अपने नागरिकों को इनकम टैक्स में राहत दी है। इससे पहले यूएई, नीदरलैंड्स और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इनकम टैक्स को समाप्त किया, क्योंकि इन देशों के पास ऐसे संसाधन हैं जिनकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत है। लेकिन अर्जेंटीना के पास इनमें से कुछ नहीं है। फिर भी उसने इनकम टैक्स को सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि वहां की सरकार मुफ्त की इस राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है। और हमें लगता है कि अगर भारत के नेताओं को इस फैसले के बारे में आज पता चल गया तो वो भी इससे जरूर प्रभावित हो जाएंगे। और कौन जानता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी जैसे आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोबाइल फोन और भी बहुत सारी फ्री की चीजें मिलती हैं, हो सकता है कोई एक नेता या कोई एक पार्टी आगे के जमाने में आए और आपसे कहे कि अब हम अगर सत्ता में आए तो इनकम टैक्स भी आपका माफ कर देंगे। यह अलग बात है कि आज भी हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाला एक बड़ा वर्ग परेशान है। वो इनकम टैक्स तो देता है, लेकिन उसकी शिकायत है कि सरकार से बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ फायदा नहीं मिल रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। दूसरे देशों में, विकसित देशों में जहां इनकम टैक्स सरकार लेती है, वसूलती है, वहां उन्हें बदले में एक बहुत ही सुखी जीवन भी मिलता है। इसके बारे में हम ब्लैक एंड व्हाइट के एक अगले एपिसोड में फिर किसी दिन अच्छे से बात करेंगे कि भारत में इनकम टैक्स का स्लैब कैसा होना चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है लेकिन आंखें कभी कभी खुलती हैं। नमस्कार।
है।